आज की क्लास में हम बात करेंगे अनुवाद विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है समतुल्यता का सिद्धांत, जिसे हम थियरी ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं। समतुल्यता के सिद्धांत में दो विद्वानों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रोफेसर जेसी कैटफोर्ड और दूसरे जो विद्वान हुए वो हुए नाइडा, जिनका नाम हम पहले से भी सुनते आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अनुवाद एक विज्ञान के रूप में प्रचलित है पूरी दुनिया में, और अनुवाद को लेकर के प्रायः दो दृष्टिकोण रहे हैं, एक परंपरावादी दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण अनुवाद क्रिया को और अनुवादक को बहुत महत्व नहीं देता था, सामान्य ढंग से उनको समझा जाता था और यह भी कह दिया जाता था कि जो सृजनात्मक साहित्य या सृजनात्मक लेखन नहीं लिखता है वह अनुवादक हो जाता है। लेकिन बदलते हुए परिदृश्य में जैसे जैसे दुनिया ने ज्ञान विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में नए खोज स्थापित किए, नए प्रतिमानों को छूना आरंभ किया, दुनिया के हर कोने में बैठे हुए पढ़ने लिखने वाले लोगों को, खोज करने वाले लोगों को लगा कि ज्ञान विज्ञान का साझीकरण होना चाहिए, एक दूसरे से साझा करना चाहिए। जर्मन भाषा में किया गया कोई खोज है या लिखा गया कोई साहित्य है या कोई अच्छी बात है तो उसे रशियन में भी, हिंदी में भी, फ्रेंच में भी, जैपनीज में भी जाना चाहिए। हिंदी और संस्कृत का फ्रेंच और जैपनीज में भी जाना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से प्रगतिशील दुनिया ने आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया और अनुवाद को एक बहुत महत्वपूर्ण विधा माना, जिससे कि ज्ञान विज्ञान को एक दूसरे से क्या किया जा सके, साझा किया जा सके। तो परंपरावादी दृष्टिकोण अनुवाद को यद्यपि उतना महत्व नहीं देता है, लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है उस आधुनिक दृष्टिकोण में अनुवाद को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए अनुवाद एक विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है, एक कला के रूप में हमारे सामने आता है, और उस अनुवाद को लेकर तमाम तरह के सिद्धांत और तमाम तरह के मतों की बात की जाती है। इसी अनुवाद के एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में समतुल्यता का सिद्धांत हमारे सामने आता है, थियरी ऑफ इक्विवेलेंस, जिसके बारे में दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण राय है, एक प्रोफेसर जेसी कैटफोर्ड और दूसरे नाइडा। जेसी कैटफोर्ड ने अनुवाद में भाषा की संरचना के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उस सिद्धांत को उन्होंने कहा समतुल्यता का सिद्धांत। और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है लिंग्विस्टिक थियरी ऑफ ट्रांसलेशन। उस लिंग्विस्टिक थियरी ऑफ ट्रांसलेशन नामक अपनी किताब में प्रोफेसर जेसी कैटफोर्ड ने समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका मानना यह था कि अनुवाद जो है, ठीक है, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में स्थानांतरण की प्रक्रिया है, लेकिन समतुल्यता का सिद्धांत प्रोफेसर जेसी कैटफोर्ड इस बात पे बल देता है कि भाषा की संरचना कैसी है। उनका महत्वपूर्ण ध्यान इस बात पे है कि स्रोत भाषा में कही गई जो सामग्री है जब लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित होती है तो लक्ष्य भाषा की जो संरचना है, बनावट है, या लक्ष्य भाषा में बात कहने की जो ताजगी है, वह ताजगी आ पा रही है या नहीं आ पा रही। यानी कि आप सामान्य ढंग से समझें इस बात को, जैसा कि हम पहले से भी बहुत इस बारे में बातचीत करते आ रहे हैं कि स्रोत भाषा से जब लक्ष्य भाषा में स्थानांतरण होता है कथ्य का, भाव का, तो चूंकि स्रोत भाषा की प्रकृति अलग है और लक्ष्य भाषा की प्रकृति अलग है, व्याकरणिक संरचना, शब्दकोश, पद विन्यास, सब कुछ अलग है। प्रोफेसर जेसी कैटफोर्ड ने समतुल्यता के सिद्धांत में इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान दिया कि भाषिक संरचना में अनुवाद कैसा हुआ है, यानी कि उनका ध्यान शिल्प पे था, भाषा के सौंदर्य पर था, इस बात पर था कि लक्ष्य भाषा में जो भाषिक प्रक्रिया है, भाषा की जो प्रकृति है, उस भाषा की प्रकृति की रक्षा हो पाई है या नहीं हो पाई है, और उस भाषा की प्रकृति के अनुरूप स्रोत भाषा की जो सामग्री है वह अनुदित हुई है या नहीं हुई है। आगे बात समझ में। इस प्रकार उन्होंने अनुवाद को परिभाषित किया और कहा, ट्रांसलेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल इन वन लैंग्वेज बाय इक्विवेलेंट टेक्सचुअल मटेरियल इन अनदर लैंग्वेज। अर्थात अनुवाद स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का लक्ष्य भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन है। टेक्सचुअल मटेरियल की वो बात कर रहे हैं और लक्ष्य भाषा की भाषिक संरचना पर वो बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने टेक्सचुअल मटेरियल यानी कि पाठ्य सामग्री और ट्रांसलेशन इक्विवेलेंस यानी कि अनुवाद की समतुल्यता पदों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाषा के विभिन्न स्तरों,
स्वनिम, व्याकरण, पद, शब्द, ठीक है ना, इत्यादि को महत्व देते हुए उन्होंने बाह्य रूप से इसका विवेचन किया। यद्यपि कैटफोर्ड इस बात पर भी बल देते हैं कि अर्थ भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वो अर्थ को पीछे छोड़ देते हैं या अर्थ को गौण मानते हैं। वो मानते हैं कि अर्थ का संप्रेषण भी लक्ष्य भाषा में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान जो है वह भाषा की संरचना पर है। आप ये देखें कि जाहिर सी बात है, एक भाषा की संरचना और दूसरी भाषा की संरचना में क्या होता है, फर्क होता है। तो उनका जोर इस बात पे था कि जो लक्ष्य भाषा की जो संप्रेषणीयता है उसकी खूबसूरती को क्या किया जा सके, बनाए रखा जा सके, और उसको बनाए रखते हुए अर्थ को उसमें स्थानांतरित किया जाए। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि जेसी कैटफोर्ड ने जो समतुल्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें अर्थ का महत्व द्वितीयक है, सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पे है। पहली प्राथमिकता उनकी क्या है, भाषा की संरचना की प्राथमिकता, कि अगर अर्थ ठीक ढंग से ले आना है तो ऐसा ना हो कि उस भाषा की संरचना, जो लक्ष्य भाषा की संरचना है, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए या ठीक ढंग से आप उस भाषा का जो शिल्प है, जो सौंदर्य है, वो बनाए ना रख सकें। इसलिए पहला ध्यान भाषा के सौंदर्य और शिल्प पे है और उनका दूसरा ध्यान जो है वह अर्थ की संप्रेषणीयता पर है। आगे बात समझ में। इस कारण अनुवाद की प्रक्रिया को समझने के लिए उन्होंने एक भाषा वैज्ञानिक आधार दिया, क्योंकि भाषा को क्या कर रहे हैं, वो महत्व अधिक दे रहे हैं। तो एक भाषा वैज्ञानिक आधार उन्होंने दिया जिससे कि हम अनुवाद की प्रक्रिया को क्या कर सके, ठीक ढंग से और समझ सके और अनुवाद को बेहतर बना सके। और दो भाषाओं की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन भी हम अनुवाद के माध्यम से क्या कर सके या उसको हम देख सके, और उनको देखने का, दो भाषाओं की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के माध्यम से हमें देखने और समझने का क्या हुआ, एक अवसर मिला और एक मार्ग प्रशस्त हुआ। किंतु एक बात जरूर है यहाँ देखने लायक कि अर्थ गौण हो गया, यानी कि अर्थ को उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया और भाषा को उन्होंने सर्वाधिक प्राथमिकता दी। ये समतुल्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया प्रोफेसर जेसी कैटफोर्ड ने। लेकिन समतुल्यता का सिद्धांत जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ और सबसे अधिक स्वीकृत हुआ, वह सिद्धांत था दिया गया नाइडा का सिद्धांत, जिन्होंने समतुल्यता के सिद्धांत पे एक नए सिरे से बात उन्होंने की। प्रोफेसर नाइडा ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसको कहा अर्थ और शैली की समतुल्यता का सिद्धांत। आप एक बात यहां देखें, जो प्रोफेसर जेसी कैटफोर्ड का सिद्धांत है वहां अर्थ गौण है और शैली क्या है, प्रधान है, स्टाइल प्रधान है। भाषा का जो फॉर्म है, भाषा का जो रूप है, ठीक है ना, भाषा की जो संरचना है, उस पर उनका ज्यादा जोर है। जबकि जब नाइडा कह रहे हैं तो नाइडा ने अपने सिद्धांत का नाम ही दिया अर्थ और शैली की समतुल्यता का सिद्धांत, अर्थात इक्विवेलेंस इन मीनिंग एंड स्टाइल। यह जो सिद्धांत था नाइडा का सिद्धांत, वह बहुत व्यापक पैमाने पर पूरी दुनिया में क्या किया गया, स्वीकृत किया गया, उस पर बहुत विस्तार से बातचीत की गई। नाइडा का यह मानना है कि अनुवाद पूरी तरह से, मूल पाठ का अनुवाद एकदम हूबहू नहीं हो सकता है। हम उसके निकट पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा करीब हम उसके पहुंच सकते हैं। तो उनका सिद्धांत यह कहता है कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिए, या अच्छा अनुवाद वह होता है जो अर्थ की संप्रेषणीयता को भी बनाए रखे, यानी कि मूल पाठ में जो भाव है, जो अर्थ है, जो बात है, अनुवाद जब किया जाए तो वो उस अनुवाद में जो बात आ रही है वह मूल पाठ के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, बिल्कुल करीब पहुंचे, उसको पूरी तरह से अनुवाद में लाने की कोशिश करे। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो लक्ष्य भाषा की जो प्रकृति है और उसकी जो भाषिक संरचना है वह भी ठीक ढंग से, खूबसूरती से क्या हो सके, बयां हो सके। इसलिए आप देखें कि नाइडा के सिद्धांत में अर्थ के संप्रेषण और भाषा के सौंदर्य, यानी कि मीनिंग और स्टाइल, दोनों पर क्या किया गया है, जोर दिया गया है। वह दोनों की बात कर रहे हैं, वह किसी को भी गौण नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनकी यह मान्यता है कि पूरी तरह से 100% मूल पाठ में जो कही गई बात है 100% आप उसे लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित नहीं कर सकते। इसलिए आप जितना करीब पहुंच सकते हैं,
जितना निकट पहुंच सकते हैं अनुवाद करते समय मूल पाठ के और उसे लक्ष्य भाषा में अवतरित कर सकते हैं, यह अनुवादक की सफलता होती है। और इस सफलता को उन्होंने जोड़ा लक्ष्य भाषा की जो भाषिक संरचना है, जो भाषा की जो संरचनात्मक शैली है, उस शैली की भी रक्षा हो सके, उसका भी सौंदर्य बनाया जा सके और अनुदित पाठ में जो अनुवाद किया जा रहा है उस अर्थ को भी क्या किया जा सके, संप्रेषणीय बनाया जा सके। नायडा ने अनुवाद में अर्थ के महत्व के साथ साथ भाषा की रचनात्मक शैली पर भी क्या किया, जोर दिया। और उनके अनुसार अनुवादक की उन्होंने दोहरी भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि अनुवादक की दोहरी भूमिका होती है। ठीक है, पहली भूमिका है मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित करना, और दूसरी भूमिका उन्होंने कही कि मूल पाठ के संदेश को लक्ष्य भाषा में फ्लेवर के साथ ले आना, यानी कि लक्ष्य भाषा की जो फ्लेवर है, उसकी जो ताजगी है, वह ताजगी भी बनी रहे और मूल पाठ का जो अर्थ है वह भी उसमें स्थानांतरित किया जा सके। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए महाभारत है। ठीक है, तो महाभारत का मूल पाठ हिंदी में है, हम बहुत आनंद से उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका आनंद हम लेते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से भी हमें वह संप्रेषणीय लगता है, उसका अर्थ भी हमें संप्रेषित हो जाता है, हम तक पहुंचता है। और जो हिंदी भाषा की जो संरचना है, उसकी जो संप्रेषणीयता है, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो भाषिक संरचना है, वह भी हम मूल पाठ में देख रहे हैं। ठीक है, अब नायडा ये कहते हैं कि उसका अनुवाद जब आप स्पेनिश में करते हैं या अंग्रेजी में करते हैं तो उस मूल अर्थ को भी वहां लाने की कोशिश की जानी चाहिए। और स्पेनिश भाषा की जो खूबसूरती है, स्पेनिश भाषा की जो बनावट है, ठीक है ना, प्रत्येक भाषा की बनावट व्याकरणिक संरचना तो अलग अलग होती है, उसको भी बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी कि वह बात स्पेनिश में कितने अच्छे ढंग से कही जा सकती है, इस पे भी बल दिया जाना चाहिए। तो वो दो जिम्मेदारी बताते हैं अनुवादक की, मूल पाठ के अर्थ को स्थानांतरित करना और दूसरा लक्ष्य भाषा का जो फ्लेवर है, लक्ष्य भाषा की जो ताजगी है, उस ताजगी में मूल पाठ के अर्थ को संप्रेषित करना। उन्होंने जो ट्रांसलेशन के बारे में कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही नायडा ने। उन्होंने कहा ट्रांसलेटिंग कंसिस्ट इन द प्रोड्यूसिंग इन द सोर्स लैंग्वेज द क्लोज्ड नेचुरल इक्विवेलेंट टू द मैसेज ऑफ द सोर्स लैंग्वेज, फर्स्ट इन द मीनिंग एंड सेकेंड इन द स्टाइल। जी, कहने का मतलब ये है कि नायडा ये कहना चाह रहे हैं कि दो बातें हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, पहला मीनिंग का स्थानांतरण हो जाए और दूसरा स्टाइल का भी स्थानांतरण हो जाए, तब जाकर उस अनुवाद को हम अच्छा अनुवाद मान सकते हैं। ठीक है ना। नायडा के चिंतन से उभर करके यह बात आया कि भाषाओं की संरचना अलग अलग होने के कारण एक भाषा की सामग्री का दूसरी भाषा में पूर्ण अनुवाद नहीं हो सकता है, यह कठिन काम हो सकता है। इसलिए नायडा ने कहा निकटतम हमें पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, क्लोजेस्ट की बात वो कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लोजेस्ट मीनिंग सुना आपने भी, क्लोजेस्ट मीनिंग की वो बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने निकटतम सहज समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट, यानी कि उसकी संकल्पना उन्होंने दी और कहा कि अनुवाद मूल का निकटतम ही हो सकता है, मूल पाठ की सारी बारीकियां लक्ष्य भाषा में नहीं आ सकती है। नायडा ने क्लोजेस्ट निकटतम समतुल्यता, जो क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट शब्द की व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि वह अपनी मूलवत्ता, महत्ता और उत्तमता में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। यानी कि जब वह लक्ष्य भाषा में आए तो अपने मूल को, अपनी उत्तमता को और अपने महत्व को ठीक ढंग से स्थापित कर सके। इक्वल इन वैल्यू, अमाउंट और वर्थ, वैल्यू में, मात्रा में, ठीक है ना, वह समतुल्य ढंग से लक्ष्य भाषा में क्या होना चाहिए, स्थानांतरित होना चाहिए। और नायडा ने अर्थ और शैली की दृष्टि दोनों को महत्व देते हुए अर्थ की प्रधानता को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया और अर्थ की प्रधानता को ज्यादा महत्व दिया और कहा एज हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेटिंग, मीनिंग मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी थ्रू, स्टाइल इज सेकेंडरी टू कंटेंट। कहा कि मीनिंग को प्रायोरिटी देना चाहिए और स्टाइल भी जरूरी है, लेकिन स्टाइल उसके बाद आता है। जबकि जेसी कैटफोर्ड क्या कह रहे हैं, स्टाइल पहले आता है और मीनिंग बाद में आता है। हालांकि नायडा ने स्टाइल को दरकिनार नहीं किया है, लेकिन एक बात तो सच है कि स्टाइल आ ही जाए और अर्थ ठीक से न आए तो फिर कोई मतलब नहीं है। और उनका यह कहना था कि अनुवाद ऐसा होना चाहिए
नाइडा कहते हैं कि अनुवाद को पढ़ते हुए पाठक को ये लगे ही नहीं कि यह अनुवाद है, उसे लगना चाहिए कि क्या है, यह मूल पाठ है। और यह तभी हो पाएगा जब अर्थ का पूर्ण स्थानांतरण होगा और लक्ष्य भाषा की जो शैली है उस शैली का भी क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार नाइडा ने समतुल्यता के सिद्धांत में अर्थ और शैली दोनों के महत्व को उजागर किया और दोनों के महत्व पर प्रकाश डाला। भाषिक अभिव्यक्तियों में पाई जाने वाली जो समानताएं और विषमताएं हैं, जो शैलीगत आधार इत्यादि हैं, इनको ध्यान में रखते हुए नाइडा ने जो समतुल्यता के जो प्रकार है और ये समतुल्यता के जो सिद्धांत है उसके दो प्रकार बताए। एक रूपात्मक समतुल्यता, ठीक है ना, फॉर्मल इक्विवेलेंस, और दूसरा बताया गत्यात्मक समतुल्यता यानी कि डायनेमिक इक्विवेलेंस। दो रूप उसके बताए। जो रूपात्मक समतुल्यता है यानी कि जो फॉर्मल इक्विवेलेंस है, इस रूपात्मक समतुल्यता में नाइडा ने कहा कि जो भाषिक संरचना है उस भाषिक संरचना पर उन्होंने ध्यान देने की बात कही। ठीक है ना, जैसे स्रोत भाषा के जो भाषिक संरचना है जैसे व्याकरण, शब्द, पदबंध इत्यादि, ठीक है ना, लक्ष्य भाषा के भाषिक तत्वों या भाषिक संरचना से क्या होने चाहिए, मेल खाने चाहिए। यानी कि जो स्रोत भाषा में कही गई बात है, ठीक है, वह बात उसकी अपनी व्याकरणिक संरचना है, लेकिन जब वह बात आए लक्ष्य भाषा में तो लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना के अनुसार वह बात भी आए और उस लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना भी खूबसूरती से क्या हो सके, अभिव्यक्त हो सके। इसको उन्होंने कहा रूपात्मक समतुल्यता यानी कि फॉर्मल इक्विवेलेंस। और दूसरा उन्होंने कहा गत्यात्मक समतुल्यता। ठीक है ना, गत्यात्मक समतुल्यता इस बात पर बल देता है कि स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में कैसे स्थानांतरित किया जाए। यानी कि गत्यात्मक समतुल्यता अर्थ के संप्रेषण की बात करता है ताकि मूल रचना के अर्थ को लक्ष्य भाषा में ठीक ढंग से ताजगी के साथ, संप्रेषणीयता के साथ अभिव्यक्त किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार आप देखें कि गत्यात्मक अनुवाद जो होता है वो ज्यादा पठनीय और पाठकों को अधिक प्रभावित करने वाला होता है। इस बात पर हमेशा से नाइडा का ध्यान रहा कि अर्थ की संप्रेषणीयता महत्वपूर्ण है, अर्थ का संप्रेषण कारगर है, महत्वपूर्ण है पाठक के लिए, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि शैली को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन वो अर्थ को प्रधानता देते हैं और शैली को दूसरे स्थान पर रखते हैं। इसलिए उन्होंने जो रूपात्मक समतुल्यता नाम दिया वह शैली को ध्यान में रख करके दिया, और जो गत्यात्मक समतुल्यता का जो प्रकार बताया वह उन्होंने अर्थ को ध्यान में रख करके दिया। इस प्रकार नाइडा का जो चिंतन है अनुवाद विज्ञान में समतुल्यता के सिद्धांत को लेकर वह ज्यादा व्यापक, लोकप्रिय और ज्यादा वैज्ञानिक नजर आता है, जिसमें कि नाइडा ने समतुल्यता के सिद्धांत में अर्थ और शैली दोनों के स्थानांतरण की बात करते हैं, जबकि प्रोफेसर जेसी कैटफोर्ड का ज्यादा ध्यान शैली पर है। हालांकि वो अर्थ की बात भी करते हैं, ठीक है ना, अर्थ को छोड़ते नहीं है, लेकिन अर्थ उनके लिए दूसरे नंबर पे है और शैली उनके लिए प्राथमिक है। इस तरह से आप समतुल्यता के सिद्धांत को समझ सकते हैं। आगे बात समझ में, समतुल्यता का सिद्धांत क्या है अब हो गया स्पष्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेंगे अब आप लोग, ठीक है।